शायद वो शुरू ही से मेरी बेचैनी नोट करता रहा था और स्टॉक चेक करने के बहाने उसने खुद मुझे मौका फराम किया था। मैंने अपनी कमजोरी पर दिल ही दिल में लानत भेजी, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। मेरे सारे शनासा उस बात से वाकिफ थे कि मैं शौरी और लाशौरी तौर पर हमेशा बंद कड्डी में हुक्म की बेगम सबसे नीचे लगाने का आदी हूँ, और सत्तार सेठ ने शायद मेरे बारे में अपने शुबे की तस्दीक के लिए यह तरीका इख्तियार किया था। मैंने सोचा कि अब वो जोर का कहका लगाकर बताएगा कि वो मुझे पहचान चुका है, मगर कई सेकंड तक मेरी तरफ देखने के बाद वो फिर तालों के मौजू पर आ गया। उसके नाकाबिले फहम रवैये ने मुझे सख्त उलझन में डाल दिया। न जाने उस खबीज की क्या मंसूबाबंदी थी। ये बात तो काफी हद तक यकीनी थी कि वो मुझे पहचान चुका है। मैंने जल्दी जल्दी सारी बात खत्म की और वहां से उठ खड़ा हुआ। जब से मुझे उसकी जानिब से शुबा हुआ था, मैं जल्द अज जल्द उसके दफ्तर से निकल जाना चाहता था, जो मुझे अपने लिए चूहेदान साबित होता नजर आ रहा था। ऊपर वाले कैबल से निकलते हुए सत्तार सेठ मेरे करीब आया और शाने पर हाथ रखकर सरगोशियाना लहजे में बोला, सफ्तर भाई, ये साला हुक्म का बेगम तुमको मरवा देगा, और आज तुम तो इधर आया, आइंदा ना आना। सारे शहर का पुलिस तुम्हारी तलाश में है। क्या फायदा तुम्हारे साथ हम साला बे मारा जाएगा। आजकल वैसे ही धंधा मंदा है। मैंने पलट कर कहर बार नजरों से उसे घूरा तो मुझे देखते ही तुम्हें शुबा हो गया था। शक तो पड़ा था, पर हुक्म की बेगम ना होती तो कोई माई का लाल तुमको नहीं पहचान सकता था। वो तारीफी लहजे में बोला, अभी ये बोलो कि काम क्या था। 200-400 का जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। कारोबार के मंदे का तज़किरा सुनते ही मैं समझ चुका था कि वो मेरी आमद को क्या माने पहना रहा है। उसका ख्याल था कि मैं उससे कुछ रकम लेने आया हूँ, और उसी अंदेशे के पेश नजर उसने मेरे बोलने से कबल अपनी दानिश में होशियारी करते हुए 200-400 की पेशकश कर डाली थी। सफ्तर के दिन जरूर बिगड़ गए हैं सत्तार सेठ, मगर वो भिखारी नहीं है। मैं ज़रीरे लहजे में कहकर सीढ़ियां उतरता चला गया। मेरा जी तो चाह रहा था कि सत्तार सेठ का मुंह नोच डालूं, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी हरकत खुदकुशी के मुतरादिफ थी। मैं खामोशी से उसकी दुकान से बाहर आया और गुस्से में खोलता आके हो लिया। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। शहर की हंगामा के जिंदगी धुंधलकों में डूबती चली जा रही थी। सत्तार सेठ के रवैये ने तबीयत ऐसी बदमजा कर दी थी कि मैं सीधा हप्पियों वाले होटल की तरफ हो लिया। वहां आज एक तब्दीली नजर आई। 2 कमसिन हप्पी लड़के ग्राहकों को सामान पहुंचा रहे थे। मुझे यकीन था कि होटल वाले ने मार्फिया और 2 वक्त खाने के एवज उनके जुमला हकूक खरीद लिए होंगे। उन दोनों के अलावा आज होटल में कोई लड़की मौजूद नहीं थी। मैं कुछ देर तक खाली मेज पर बैठा सिगरेट फूंकता रहा। रिकॉर्डिंग का तेज शोर मेरी समाज से बाला ही बाला गुजर रहा था, और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि सत्तार सेठ से उसके तहकीर अमेज रवैये का इंतकाम किस तरह लूं। मुझे वहां बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक सफेद फाम खूबरू और जवान लड़की रंग बरंग लिबास पहने तकरीबन दौड़ती काउंटर पर आई। उसका सारा बदन पसीने में डूबा हुआ था और चेहरा यरकान के किसी मरीज की तरह दर्द हो रहा था। उस लड़की ने मुट्ठी में दबे हुए चंद रुपए काउंटर पर डाले और होटल वाला फुर्ती के साथ उसे लेकर अकबी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। चंद मिनट बाद वो लड़की बिल्कुल पुरसकून और नॉर्मल हालत में बाहर आई और होटल से निकल गई। मैंने फिर भी काउंटर पर आकर जल्दी से पैसे अदा किए और उसके ताक़ुब में हो लिया। ली मार्केट के तांगा स्टैंड के करीब आखिरकार मैं उसके करीब जा पहुंचा और उसके पहलू व पहलू चलने लगा। उसने सर घुमाकर एक बार बेनियाजी से मेरी तरफ देखा और लाताल्की के अंदाज में आके पड़ती रही, आज की रात क्या तुम मेरा मेहमान बनना पसंद करोगी? मैंने शस्ता अंग्रेजी में उससे सरगोशी की। जवाब में उसका रवैया हौसला अफसा नहीं था। उसने रुक कर बस एक सानिये के लिए मुझे घूरा, फिर पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर तमाचा रसीद करते हुए गालियों की बौछार कर दी। मेरे उसान खता हो गया। मैंने भागना चाहा, लेकिन उस बेबाक लड़की ने मेरा गिरबान पकड़ लिया और देखते हमारे गिर्द बेशुमार राहगीर जमा हो गए। वो लड़की वहां खड़ी गलीज तरीन अंग्रेजी गालियां इजाद करती रही। तमाशाई मुझ पर बेरहमाना फिक्रेबाजी कर रही थी और मेरा बस न चलता था, वरना मैं जमीन में धंस जाता। यह तमाशा चंद मिनट ही जारी रहा तो पुलिस वाले भीड़ चीरते वस्त में आए और कोई पूछगछ के बगैर एक ने मेरे गिरबान दुबोची और दूसरे ने पेट में 2-3 खोंसे लगाए। तमाशाइयों में से एक तर्जुमान भी पैदा हो गया, जिसके जरिए लड़की ने पुलिस वालों को बता दिया कि मैं उसे अगवा करके उसकी असमत दरी की नीयत रखता था। गवाही के नाम से तर्जुमान समेत सारी भीड़ खिसक गई और पुलिस वाले मुझे पकड़कर थाने की तरफ ले चले। वो लड़की भी उनके साथ आ रही थी। पूरे शहर की पुलिस को कामयाबी के साथ 2 हफ्ते तक जिक्र देने के बाद मैं खुद ही अपनी शामत को दावत दे बैठा था। मुझे डर था कि कहीं छानबीन के नतीजे में पुलिस मेरी असलियत से आगाह न हो जाए। मैंने रास्ते में ही गिड़गिड़ा कर उन दोनों को माकूल रिश्वत की पेशकश की, जिस पर उनमें से एक का रवैया कदर नर्म हुआ, लेकिन दूसरा इखलाकियात का कोई मुबल्लिग मालूम होता था। उसने मेरा गिरबान कई बार इतने जोर से झंझोड़ा कि मेरा दम सीने में घुटने लगा और मैंने जुबान बंद करके खुद को हालात के हवाले कर दिया। वो मेरी जिंदगी का तलख तजुर्बा था। मैं खुद को उनके तहकीर अमेज और बेरहमाना रवैये से बचाने के लिए
बगैर मुजाहमत किए उनके हमरा थाने की तरफ जा रहा था, लेकिन वो दोनों सिपाही सफेद फाम हप्पी लड़की पर अपनी गैरतमंदी का इजहार करने के लिए कभी मुझे धमकी दे रहे थे और कभी मुझे गालियों से नवाज रहे थे। वो हप्पी लड़की उन दोनों की घटिया हरकत का कोई असर लिए बगैर साथ साथ चल रही थी। आसपास से गुजरते हुए रागीर चंद के लिए रुककर मेरी तरफ देखते और चुपते हुए से तबसरे करते या चुस्त फिक्र कसते हुए आगे निकल जाते। अपनी उस जिल्लत पर मेरा खून किसी आतिश फशा लावे की तरह खोल रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि उस वक्त उन दोनों सिपाहियों के टुकड़े उड़ाकर उनके गैर इंसानी सलूक का मजा चिखाऊं, लेकिन मैं कुछ न कर सका। मेरी जिंदगी में पहली बार पुलिस ने मेरे गिरबान पर हाथ डाला था, मगर मैं बेबस था। आखिर मैंने खुद पर काबू पाते हुए नदामत भर लहजे में उस हप्पी लड़की को मुखातिब किया। उसने हकारत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और रूखे लहजे में बोली, क्या बात है? जो कुछ हुआ उस पर मुझे सख्त अफसोस है। खामोश चलता है या अभी जुबान के कीड़े झाड़ू? एक सिपाही ने मेरी गर्दन पर हाथ मारते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। इस बार मैं जब्त न कर सका। चलते चलते मेरे कदम जमीन में कड़के और मैं कई बार नजरों से बारी बारी उन दोनों को कोरने लगा। शायद मेरा रवैया उनके लिए गैर मुतवक्का था। वो एकदम बुखलाए हुए नजर आने लगे और दूसरा सिपाही जल्दी से बोला, अगर आप लड़की से बदतमीजी की तो? उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। ये मेरा और उसका आपस का मामला है। मैं गुर्राया, तुम दोनों मुझे बात करने से नहीं रोक सकते। ये लड़की शिकायत करे तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। वो कुछ ना बोली और मैं खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है इस पर मुझे भी अफसोस है। कुछ देर के सकूत के बाद लड़की ने मेरे सवाल का जवाब दिया, तुम गौर करो तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरे लहजे में अब भी परेशानी नुमाया थी। उस होटल में आने वाली तुम जैसी बहुत सी लड़कियां चंद सिक्कों के एवज अपना जिस्म फरोख्त करने पर तुली रहती ताकि उन्हें मुकर्रर वक्त पर मारपिया का इंजेक्शन मुयस्सर आ सके। पुलिस वालों के सलूक से जाहिर होता है कि यह तुम्हारी पहली गलती नहीं है। वो शायद तुम जैसे आदि मुजरिम को खूब जानते हैं और मैं आदि मुजरिमों से सख्त नफरत करती हूँ, खासतौर से इखलाकी मुजरिमों से। वो नशाबाज जलील हप्पी लड़की मुझे इखलाकियात का दर्स दे रही थी। जी तो ये चाहा कि पहले उससे मारफिया के इस्तेमाल का इखलाकी चवाज दरियाफ्त करूं, फिर सरेआम उसे बरहना कटा लूं। ये तो वैसी है। मैंने साफ सुथरी अंग्रेजी में गुफ्तगू बरकरार रखी। तुम्हारी चमड़ी सफेद है और मैं उनका हम नस्ल हूं। ये महज अपनी आबाई गुलामाना जहनियत की वजह से तुम्हारी शिकायत पर एक 4 साला मासूम बच्चे के साथ भी यही सलूक कर सकते जो मेरे साथ हो रहा है। वो जवाब में कुछ न बोली। दोनों सिपाहियों का बस न चलता था कि वो मेरी हड्डियां सुरमा करती थी। बस वो रह रहकर मुझे घूरने चाह रहे थे। मेरी तमाम गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी, इसलिए मफहूम तो उनके पल्ले न पड़ सका, मगर उन्हें मेरा उस लड़की से बोलना यूं करा गुजर रहा था जैसे वो उनकी मुश्तरका महबूबा हो और मैं उनका रकीब हूँ। खातून, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। अंदाजे की जरा सी गलती की बिना पर तुमसे गुस्ताखी कर बैठा। मैं सदके दिल से माजरत खा हूँ। ये मामला यहीं रफा कर। खातून, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। अंदाजे की जरा सी गलती की बिना पर तुमसे गुस्ताखी कर बैठा। मैं सदके दिल से मुआजरत खा हूँ। ये मामला यहीं रफा दफा कर दो। थाने में पहुंचने के बाद ये मेरी मिट्टी इस तरह पलीद करेंगे कि तुम देख पाओ तो मुझ पर रहम खाओगी नहीं। उसने फैसला कुन लहजे में सर झटक कर कहा, तुम सूरत से ही चटे हुए बदमाश लगती हो। तुम्हारी गुफ्तगू से मक्कारी टपक रही है। मैं हरगिज मुआफ नहीं कर सकती। उसका रवैया हौसला शिकन था। मुझे कैद खाने की बेरहम सलाखें ही अपना मुस्तकबिल बनती नजर आ रही थी। पुलिस मुझसे मेरे माजी और हाल के बारे में तशद्दुद अमेज पास पुरस करेगी। जाहिर है कि मैं भी गोश्त पोश्त का ही इंसान हूँ। कब तक उस तशद्दुद को बर्दाश्त करूंगा? वो मेरी निशानदही पर ली मार्केट के होटल में मेरे कमरे की तलाशी लेंगे तो नोटों से भरा हुआ सूटकेस मिल जाएगा। उसके बाद मैं अपने माजी को किसी कीमत पर नहीं छुपा सकूंगा। मैं उन्हीं के हालात में खोया थाने जा पहुंचा। वहां शर्मो अजाब से आरी सफेद फाम लड़की के दीदार के लिए अमले के लोग जमा होने लगे और मैं उनकी नफरतों का निशाना बनता रहा। थोड़ी देर बाद पता चला कि थाने का इंचार्ज इलाके की गश्त पर गया हुआ है। उसकी जगह एक ASI ने मुझे अपनी तहवील में ले लिया। दोनों सिपाही वहीं रह गए और ASI ने मुझे उस लड़की समेत एक तंग से कमरे में पहुंचा दिया जहां एक बुसीदा मेज और बेंच मौजूद थे। ASI ने लड़की को बेंच पर बैठने के लिए कहा तो वो मुतज़ब्ज़ब नजर आने लगी। अपनी रस्टवाज पर एक नजर डाली और बोली, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे किसी का इंतजार करना। ASI के सख्त गिर चेहरे पर खुशामदाना मुस्कुराहट फैलकी और वो भोंडी अंग्रेजी में बोला, इंचार्ज साहब बस आते ही होंगे। दरअसल उनकी इजाजत के बगैर कोई FIR नहीं बनती ना। लड़की चेहरे पर नागवारी के आसार लिए बेंच पर बैठ गई। क्यों बे, दाढ़ी रख कर लोडियों को छेड़ता है? ASI मेरे पेट में मुक्का मारते हुए तेज और दुरुस्त लहजे में बोला, मैं मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, इसे मेरी तरफ से गलत फहमी हुई है। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए बेबसी के साथ कहा, हाँ मुअज़्ज़ज़ आदमी, तुम्हारा नाम पता क्या है? वो बुसीदा मेज के सिरे पर बैठे हुए तंजिया लहजे में बोला। मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा। उसने पहले ही सवाल में मेरी दुखती रग पकड़ ली थी और मेरे बदन से ठंडा ठंडा पसीना फूट पड़ा था। मैं चंद सानिये खामोश रहा, फिर नपे तुले पुरएतमाद लहजे में बोला, मैं कल ही लाहौर से आया हूँ। वहाँ किधर रहता है?
उसने इस बार पंजाबी में पूछा। मैंने बिला तवक्कुफ अकबर का मजंग वाला पता दोहरा दिया, जहां वो किसी जमाने में रहता था। वो खामोश होकर हप्पी लड़की की तरफ देखने लगा, जो बार बार घड़ी देख के जा रही थी। उसके चेहरे का रंग भी जर्द पड़ता जा रहा था और पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमकने लगे थे। आपका नाम क्या है मिस? इंस्पेक्टर ने आखिरकार लड़की से बात करने का बहाना तलाश कर लिया। जैकुलीन, मिस जैकुलीन स्मिथ। वो मिस्टरबाना अंदाज में पहलू बदलते बोली। आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? ये ऐसा ही गैर मुतलका गुफ्तगू पर रागिब नजर आ रहा था। बरतानिया से, वो बेजारी के साथ बोली। मुझे बरतानिया के लोग बहुत पसंद हैं। उन जैसे अमन पसंद और सुथरे लोग बहुत कम मिलते हैं। मेरे वालिद साहब कभी इंडियन पुलिस फोर्स में थे। उन्हें अपने अफसर की लड़की बहुत पसंद थी। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। दूसरी जंग अजीम के दौरान मेरे सौतेले नाना का तबादला रंगून हुआ तो मेरी सौतेली माँ उनके साथ चली गई। मेरे वालिद साहब को उस जुदाई का बहुत सदमा हुआ। फिर उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली। सुना है कि मेरी सौतेली माँ आजकल बर्मिंघम में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चला रही है। उनका नाम मेरियाना था, मगर मेरे वालिद साहब हमेशा मेरी कहकर उनका ऑफिसर प्लीज। वो घड़ी देखते हुए बेंच से उठ गई। मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। ओह, वो बुखलाकर मेज से उतर गया। आप अपना बयान कलम बंद करवा दें और अपना पता देते। जरूरत हुई तो मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। नहीं, मुझे इस वक्त शायद गलतफहमी हुई थी। मुझे इस शख्स से कोई शिकायत नहीं है। वो पुलिस के सबर आजमात तरीकाकार से उकता गई थी कि किस्सा ही निपटाने पर तुली हुई थी। खुशी से मेरा दिल बिलिंगों उछल पड़ा। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहता था। बक बक ना करो। वो चिल्लाकर पंजाबी में बोला। फिर लड़की से मुखातिब हो गया। आपको आइंदा कोई जहमत ना होगी, बस एक बार बयान दे दें। हम खुद इस बदमाश से इकबाल जुर्म करवा लेंगे। आप तो इकबाल जुर्म जरूर करवा लेंगे, मगर ये शख्स बेकसूर है। वो तंजिया लहजे में बोली। फिर मेरे करीब आ गई। मिस्टर, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको जहमत हुई। आइए मैं आपको घर पहुंचा दूं। उसका सीना लोहार की धूकनी की तरह चल रहा था और जर्द चेहरा पसीने में नहा जा रहा था। वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उसे रोकता ही रह गया, लेकिन उसने मेरा हाथ थामा और तेजी के साथ थाने से बाहर निकलती चली आई। मैंने तुम्हारे साथ जो शरीफाना रवैया इख्तियार किया है, क्या मुझे उम्मीद है कि तुम उसका सिला अच्छा ही दोगे? इस वक्त मुझे एक मदद की जरूरत है। फौरन एक टैक्सी रोको। मेरे दिल में उस लड़की के लिए बेपनाह इज्जत का जज्बा उमड़ा, जिसने मुझे मौत के मुंह में धकेल कर खुद ही बाहर निकाला था। मैंने इशारे से टैक्सी रोकी। वो दरवाजा खोलकर रकबी सीट पर जा गिरी। मैं उसके पहलू में जा बैठा। लड़की ने हाँफते हुए अपने होटल का नाम दिया। साहब नीचे उतरो, हम उतर नहीं जाएगा। ड्राइवर सर घुमा कर बोला। मीटर से रुपया ज्यादा ले लेना। इस लड़की की तबीयत बहुत खराब है। मैंने नरम लहजे में कहा। हमारा भी तबीयत खराब है, नशा टूट रहा है। चलना है तो चलो, मगर हम पहले खड्डा से अपना काम करेगा। उस वक्त सवारी मिलना दुश्वार थी। मैं उसकी शर्त पर राजी हो गया और उसने तेजी के साथ टैक्सी खड्डा की तंग व तारीक गलियों में घुसा दी। ये सफर जरा ही देर जारी रहा और टैक्सी फुटपाथ पर बने हुए एक गंदे होटल के सामने जा रुकी, जहां फुटपाथ के सहारे बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई थी और चंद मुलाजिम दौड़ दौड़ कर ड्राइवरों के आर्डर पूरे कर रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने इंजन बंद करके खिड़की से सर निकाला और करीब से गुजरते हुए बार वाले को बुलाकर कहा, जल्दी से एक डबल चाय लाओ। इधर पैसेंजर का तबीयत खराब है, ये यहाँ क्या कर रहा है? उसे कहो जल्दी चले। जरा भी देर हुई तो मैं बिला वजह होटल में तमाशा बन जाऊंगी। वो लड़की परेशान लहजे में बोली। ड्राइवर नशाबाज है, वो नशा पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं हिलेगा। ओह, वो पहलू बदल कर मुस्तरबाना लहजे में बोली। वो कितना वक्त लेगा? मेरा नशा खुद टूट रहा है। अगर मुझे जरा देर और मार्फिया ना मिल सकी तो मैं किसी केचवे से भी बदतर हो जाऊंगी। मैंने आंखें फाड़ कर उसे देखा। उसी वक्त बार वाला खोले हुए चाय नुमा सियाल की प्यादी लिया। वाड़े, मजा आ गया। ड्राइवर बेसब्री के साथ पहला घूंट लेकर बड़बड़ा। यार, चाय तो तुम कहीं भी पी सकते थे। मैं चिढ़ कर बोला। तुम भी पियो और अपने मेम को भी दो, इसमें पोस का डोडा उबाला जाता है। वो सरूर में आकर कहने लगा, इधर तो हर खाना खराब बोलता है कि हम पोस का चाय पिलाता है, मगर असली माल पूरे कराची में 3 जगह मिलता है। इधर लांडी या गुरु मंदिर। तुम्हारा होटल से वापस आने तक तो हम कल्टी हो जाता। मैं खामोश हो गया। ड्राइवर ने चाय खत्म करके प्याली में अट्ठनी डाली और उसे फुटपाथ पर रखकर टैक्सी आगे बढ़ा लेता चला गया। टैक्सी से उतरकर वो लड़की मुझे साथ लिए इतनी तेजी से रहायशी कमरों की तरफ लपकी जैसे मुल्कुल मौत उसके ताक्कुब में हो। उसने बमुश्किल अपने कमरे का ताला खोला और अंदर घुसते ही बिस्तर पर जा गिरी। उसकी हालत उस वक्त बहुत अबतर थी। सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था, सांस बेतरतीबी से आ रहा था और हाथ पैरों पर रेशा सतारी था। इसमें मार्फिया की शीशी और सिरिंज मौजूद है। वो अपना पर्स मेरी तरफ फेंक कर फंसी आवाज में बोली, मुझे फौरन 2 सीसी का इंजेक्शन चाहिए। मैंने पर्स खोलकर सिरिंज और शीशी निकाली और हैरान नजरों से उसका जायजा लेने लगा। जल्दी करो सुअर का बच्चे, वो हज़ानी अंदाज में चीखी। मेरा सारा बदन टूट रहा है। उसकी आवाज से शदीद नकाहत नुमाया थी। वो अपनी सूरत से उस वक्त बरसों की बीमार लग रही थी। उसने जरा ही देर कबल मुझ पर एक एहसान भी किया था, मगर वो थी खूबसूरत। उसने ली मार्केट में मेरी पेशकश टुकरा कर मेरी अना को ठेस पहुंचाई थी और अब वो मेरे रहम करम पर थी।
वो सांस जरूर ले रही थी, मगर उसका बदन किसी बेजान खिलौने की तरह मेरे रहमो करम पर था। मेरा यह क्यास दुरुस्त साबित हुआ कि वो पारसा हरगिज न थी। हो सकता है कि दूसरी हप्पी लड़कियों के बरक्स उसने अपनी असमत फरोशी के कुछ मायार मुकर्रर की हूँ। अपनी तिश्नगी दूर करने के बाद मैंने शीशी से सिरिंज में स्याल उतारा और उसके बाएं बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। सुइयों के बहुत से बारीक और स्याह निशान नुमाया थे। उससे कबल कि वो होश में आकर हंगामा खड़ा करती, मैं होटल से रवाना हो गया। मेरे जिस्म और ज़हन पर एक अजीब सी आसूदगी छाई हुई थी। रात धीमे धीमे बीत रही थी। मैं अपने होटल वापस पहुंचा, नीचे ही खाना खाया और अपने कमरे में पहुंच गया। बिस्तर पर लेटा तो नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। मेरे जहन में रह रह कर अजीब से ओहम सर उभार रहे थे। मौजूदा अंदाज में कुछ दिन तो मैं कानून से फरार हासिल कर सकता था, मगर पूरी जिंदगी उस तरह बसर करनी नामुमकिन थी। अगले रोज मैं होटल को खैरबाद कहने का अटल फैसला कर चुका था। अखबार में मुख्तसर इश्तिहारात देखने शुरू किए और मुझे चंद कारआमद इश्तिहारात नजर आ गए। 2 मुनासिब मकान किराए पर दस्तयाब थे, लेकिन मैंने उनसे पहले तीसरे पते पर राब्ता कायम करने का फैसला किया। सहूलतों के एतबार से वो जगह ज्यादा ही बेहतर थी। मैं दोपहर से पहले बैचलर्स हाउस जा पहुंचा। तारिक रोड के करीब ही 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल यह हॉस्टल मिसिस चंपल नामी कोई ईसाई बेवा चलाती थी और अखबार में उसने इश्तिहार दिया था। फाटक पर चौकीदार ने गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया और फिर मुझे अंदर लेता चला गया। बरामदे में 2 नौजवान आराम कुर्सियों पर दराज अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। उनमें से एक मशरकी वस्ता के किसी अरब मुल्क का बाशिंदा लग रहा था, दूसरा कोई लाउबाली सा मकामी नौजवान था। मुझे देखकर उन दोनों ने सरगोशी में एक दूसरे से कुछ कहा, फिर वो मुहज्जब अंदाज में मुस्कुराने लगे। मैं उनके करीब से गुजरा तो वो दोनों मुझसे लाताल्लुक नजर आने लगे। मुझे कुशादा ड्राइंग रूम में बिठाकर चौकीदार मिसिस चंपल को इत्तला करने चला गया। मैंने कमरे का जायजा लिया तो बहुत सलीके से सजाया गया था। पूरे फर्श पर दबीज बनावट का खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था, जो नया न होने के बावजूद बहुत अच्छी हालत में था। 2 सोफा सेट, चंद आराम कुर्सियां, एक रेडियोग्राम और बहुत सी आराइशी चीजों ने मिलकर बड़ा भरपूर तासुर कायम किया हुआ था। ड्राइंग रूम से मुल्हिक खाने का कमरा था, जहां 12 आदमियों की बड़ी सी मेज बिछी हुई थी, जिस पर ताज़ा फूलों के 2 गुलदस्ते सजे हुए थे। मिसिस चंपल के आने से पहले ही एक मुलाजिम स्क्वाश का गिलास ले आया। मिसिस चंपल के आने से पहले ही एक मुलाजिम जूस का गिलास ले आया और वो गिलास खाली होने से पहले मालिक मकान बावकार अंदाज में चलती हुई वहां पहुंची। उस बूढ़ी पर नजर पड़ते ही मैं ताजीमी अंदाज में खड़ा हो गया। उसने सर की खफीफ सी जुम्बश और खलीकाना मुस्कुराहट के साथ मुझे खुशामदीद कहा और मेरे करीब ही आ बैठी। शायद मैं मिसिस चंपल ही से हम कलाम हो रहा हूँ। मैंने गुफ्तगू शुरू की। मुझे अमीर अली कहते हैं। मैंने दानिस्ता अपना असल नाम बताना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, मुझे चौकीदार से मालूम हुआ कि आप बैचलर्स हाउस में पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहना चाहते हैं। बूढ़ी अपना लाबोलहजा से खासी मिलनसार और सुलझू लग रही थी। उसमें वो चिड़चिड़ापन नाम को भी न था जो उसकी उम्र वाले दूसरे लोगों में अक्सर काबिल बर्दाश्त हद तक पाया जाता है। जी, यहाँ निचली मंजिल पर 4 बेडरूम हैं, जिनमें इस वक्त कुछ लोग रह रहे हैं। ऊपर भी 4 ही कमरे हैं, 3 मेरे पास हैं, चौथा खाली है। हर बेडरूम के साथ बाथरूम मुल्हिक है। ड्राइंग रूम निचली मंजिल पर है और ये सब लोग मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेडरूम का किराया 200 रुपये है। वहाँ आपको जरूरत की हर चीज मिलेगी। नाश्ते, लंच, डिनर और शाम की चाय के अखराजात 700 रुपये हैं, जो बहरहाल आपको अदा करने होंगे। मिसेस चंपल ने अपनी शराइत बतानी शुरू कर दी। आपको पूरी आज़ादी होगी कि साथ ही किराएदारों की रजामंदी से आप मेरी जायदाद को नुकसान पहुंचाए बगैर जो चाहे करें। जिस शख्स से दूसरों को शिकायत हो उसे मैं 1 माह का नोटिस देकर अलविदा कह देती हूँ। मेरे और मेरे दोनों लड़कियों के मुलाकातियों पर एतराज़ का कोई हक नहीं होता और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ करम फरमाओं से बजा तौर पर यह तवक्का रखती हूँ कि वो मुझ कमज़ोर बेवा से कोई नाजायज़ मफाद हासिल नहीं करेंगे। हाँ, आप शराब तो नहीं पीते? उसने आखिरी सवाल उस कदर गैर मुतवक्का तौर पर किया कि गैर इरादी तौर पर मेरी गर्दन असबात में हिल गई। मैंने दिल में खुद पर लानत भेजी, मगर मिसेस चंपल की आंखों में चमक देखकर मुझे काम बनता नजर आने लगा। यह खुशी की बात है, वो कह रही थी। दरअसल बाज लोग बराह रास्त ये शर्त सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं दूसरी तरह यह बात पूछती हूँ। मैं खुद शराब की रसिया हूँ और नहीं चाहती कि कोई पारसा किराएदार यहाँ आ बसे और बाद में मेरी शराब नोशी उसे रूहानी कर्म में मुब्तला कर दे। शायद दूसरे किराएदार भी। उसने मेरी बात दरमियान ही से उचक ली। हाँ, वो सब शराब से दिलचस्पी रखते। मेरे किराएदार बाजोक और सोशल लोग हैं। बैचलर हाउस की ये रवायत रही है कि नए मेहमान को उसकी आमद की पहली रात मेरी जानिब से पार्टी दी जाती है ताकि वह दूसरे किराएदारों से मुतारिफ हो सके। किराए वगैरह की शराइत मैं लोगों पर ज्यादा दबाव नहीं डालती। बस आप 1 माह के 900 रुपये एडवांस देते रहें, मेरी जमानत के लिए इतना ही काफी है। वो फराग दिलाना मुस्कुराहट के साथ बोली। क्या आप मुझे मकान दिखाएंगी? मैंने पूछा। हाँ जरूर, वोट खड़ी हुई।
मकान की निचली मंजिल बिलाशुबह मिसी चंपल की खुश जोकी का आईनादार थी। एक एक चीज से सलीके और नफासत का इजहार हो रहा था। ऊपरी मंजिल के जीने खत्म होते ही राहदारी में खाली कमरा वाक़ था। खूबसूरत और आरामदेह मसहरी, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, 3 कुर्सियां और एक वार्डरोब, ये उस कमरे की कुल कायनात थी। खिड़कियों और दरवाजों पर खूबसूरत पर्दे पड़े हुए थे। दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग का आवेजा थी।